अब यहाँ पे हम EFS स्टोरेज के बारे में देखेंगे। इलास्टिक फाइल सिस्टम है जिसको हम NAS भी बोल देते हैं, तो इसको हम देखेंगे। इसके लिए हम पहले EFS स्टोरेज को क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको लिनक्स सिस्टम में असेस करके देखेंगे। तो फिर हम इसको दिखा देते हैं कि बेसिकली हमारे पास 4 स्टोरेज हैं। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज तो NAS हो जाता है, जो हमें मतलब नेटवर्किंग की थ्रू स्टोरेज आती है, जिसको हम फाइल स्टोरेज भी बोल देते हैं। सैन और ऑब्जेक्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे हम ये जो NAS अगर हमने लोकल लैब में बनाना है तो उसमें हम सांबा या NFS को यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पे जो AWS वालों की इम्प्लीमेंटेशन है उन्होंने NFS यूज़ किया हुआ है, इसलिए जो हम ये जो NAS यूज़ करेंगे क्लाइंट साइड हमने असेस करने के लिए लिनक्स सिस्टम ही यूज़ करना पड़ेगा, विंडोज़ से नहीं असेस कर पाएंगे। तो ये हमारे पास जो EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम अपने यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाके ध्यान रखना, हमें जो ये EFS को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें विंडो इंस्टेंस ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम विंडो इंस्टेंस को बाद में इस कंसेप्ट के बाद डिलीट कर देंगे। तो इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सिंपल आपने क्या करना है, ये क्रिएट फाइल सिस्टम, और इसको हमने कोई भी नाम दे देते हैं। मेरे केस में इसको मैं डेमो EFS नाम दे देता हूँ। तो आपने किस डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर करना है तो हम वही चूज़ करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि रीजनल के 1 जोन वाला, तो आपको जो रिकमेंडेड आपका रीजनल ही है। रीजनल से क्या होगा कि ये आपका जो डाटा स्टोर करेगा वो रिडंडेंटली मल्टीपल स्टोरेज अवेलेबिलिटी जोन में करेगा, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। प्लस आपकी जो इंस्टांस है वो किसी भी जोन में हो सकता है, A में भी, B में, C में, बट कॉस्ट ज़्यादा होगी। हम इसमें केस में ये वाला चूज़ कर लेते हैं 1 जोन वाला। तो 1 जोन में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर रीजनल होगा तो वो क्या करेगा, रिडंडेंटली मल्टीपल जोन में कर लेगा, तो असेस इजी हो जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस भी ज़्यादा हो जाती है। हम अब इस केस में 1 जोन वाला चूज़ कर लेते हैं। तो हमने हमारे जो मशीन किस में रन कर रही है, US East 2A में, तो हम यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेते हैं। तो क्रिएट, तो क्विकली प्रोविज़न हो गया। तो हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे अटैच में आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग दे देगा कि आपने ये वाली कमांड रन करनी है लिनक्स सिस्टम में जाके। तो इसको हम कॉपी कर लिया हमने। तो बेसिकली कमांड क्या है हमारे पास, इसको मैं फिर आता हूँ, कहाँ से हमने क्या करना है, अटैच में आ गया। तो ये हमने हमारे पास ऑप्शन है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। कमांड क्या है, sudo mount। तो यहाँ पे ये कौन सा वर्जन है, NFS का 4.1 वर्जन यूज़ कर रहा है। तो ये एक पूरा एड्रेस हो गया, और उसको हम कहाँ पे माउंट कर रहे हैं, EFS। बट हमारे केस में इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बट मैं इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करके हम अब लिनक्स सिस्टम पे, हमने लिनक्स सिस्टम पे पहले कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक मेक डायरेक्टरी EFS बना देता हूँ, और वो जो हमने कमांड है कॉपी पे, तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। तो ये sudo की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो पहले कुछ वो प्रॉब्लम दे रहा था कि रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, कई बार क्रिएट करते टाइम DNS अभी एक्टिवेट नहीं होते। तो जैसे हम DF अब कमांड चलाएंगे तो ध्यान रखना ये आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज देता है, 8.0 टीबी। बट आपको इसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे। चार्जेस कितने पड़ेंगे, जो डाटा आप स्टोर करोगे।
तो डाटा आपने स्टोर करना है तो आप EFS में आ जाओगे। कोई भी डाटा अगर आपने स्टोर करना है, हम अपने केस में एक सिंपल फाइल बना रहे हैं, फाइल 1, तो ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। जब हमने इसको यूज़ नहीं करना है, मीन अगर आप अब इंस्टेंस को डिलीट भी कर दोगे तब भी आपका डाटा वहाँ पे रहेगा। तो मैं इसको अनमाउंट कर देता हूँ। दैट मीन EFS को यूज़ करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये माउंट कमांड अगर वैसे भी हम लोकल लैब NAS भी यूज़ करना है जहाँ NFS सर्वर इम्प्लीमेंट करते हैं तो यही कमांड हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो अब अगर हम df-h करेंगे तो वो हम अब इसको असेस नहीं कर रहे हैं। तब हमने क्या करना है, हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हम फिर फाइल सिस्टम पे आते हैं, तो यहाँ पे हम डिलीट फाइल सिस्टम, तो कंफर्म कर लिए इसकी आईडी आपने, कंफर्म, तो क्विकली ये आपका फाइल सिस्टम को क्या कर देगा, डिलीट भी कर देगा। तो यहाँ पे वो डिलीट कर रहा है। तो EFS को यूज़ करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने प्रोविज़न करना है तो वो बहुत सारी स्टोरेज आपकी प्रोविज़न कर देता है। अब हमें ये हमारा डिलीटेड हो गया, और फिर चेक करेंगे या रिफ़्रेश करेंगे तो वो अब विजिबल नहीं होगा। ध्यान रखना, अब हमें जो विंडो वाली मशीन नहीं चाहिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लाइनक्स वाली मशीन को हम RDS के लिए इस्तेमाल करके देखेंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, विंडो इंस्टेंस को अब हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देते हैं, इंस्टेंस टर्मिनेट इंस्टेंस। तो इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं। तो हम चलो इसको हमने यूज़ कर लिया, बाद में देखेंगे कि इसको कैसे करना है। डिलीट जस्ट टर्मिनेट करके ही आपका वो डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको